स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म में। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपसे नए क्लास में मिलेंगे पंचायती राज के साथ। आपका स्वागत है हमारे नए क्लास में। आज की हमारी क्लास है पंचायती राज। पंचायती राज क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। पंचायती राज आप सभी लोग परिचित होंगे कि पंचायती राज भारत की ग्रामीण सभ्यता से अपना संबंध रखती है और पंचायती राज को महत्व देते हुए भारत सरकार ने और आज़ादी के बाद नेहरू जी ने भी इस पर विशेष ध्यान दिया। पंचायती राज का मतलब क्या होता है? पंचायती राज का मतलब होता है केंद्र के द्वारा शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। शक्ति का विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्ति का विभाजन करना, यानी शासन की जिस शक्ति का विभाजन किया गया है और जिसको शासन की सबसे निचले स्तर यानी प्राथमिक इकाई तक जो पहुंचाया गया है, जो हमारे ग्राम से संबंध रखती है, उसको कहा जाता है पंचायती राज। पंचायती राज यानी गाँव की सभ्यता संस्कृति उसके शासन पर महात्मा गांधी ने भी अपना बहुत जोर दिया था। इस पर उनका भी काफ़ी ध्यान था। क्यों था? क्योंकि जिसने भी भारत को जाना है, जिसने भी भारत को समझा है, वह भारतीय दार्शनिक हो, भारतीय विद्वान हो या कोई विदेशी दार्शनिक विद्वान हो। भा भारत की जो आत्मा है, वह भारत के गाँवों में बसती है। यह आप सभी जानते होंगे। भारत के गाँव इतने खूबसूरत, इतने सुंदर, जब वो इतने सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से इतने सुंदर हैं, तो क्यों ना उनको प्रशासनिक रूप से भी सुंदर बनाया जाए। इस पर चर्चा करते हुए हम ये जानेंगे इस अध्याय में कि सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953। इन दोनों कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई मिस्टर बलवंत राय मेहता के गाइडेंस में। तो बलवंत राय मेहता की एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का कार्य था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का अध्ययन करना और इनके अध्ययन करने के पश्चात 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, विशेष करके 57 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था राष्ट्रीय विकास परिषद को। बलवंत राय मेहता समिति ने अध्ययन किया इन दोनों पर। अध्ययन करने के लिए बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति अध्ययन करने के लिए बनाई गई और अध्ययन करने के पश्चात
5 साल 6 सालों का समय लिया इस समिति ने और इसने काफ़ी कुछ अध्ययन किया कि क्यों भारत में पंचायती राज को लागू करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भारत की पंचायत व्यवस्था है ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत ही पुरातन व्यवस्था है। जब आप भारत के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, आप प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे भारतीयों गाँवों कि जो शासन प्रणाली था वह पंचायती राज ही देखता था या ग्राम शासन जिसको हम कहते हैं उसके आधार पर संचालित किया जाता था। तो हमारी जो ग्रामीण सभ्यता है उसकी संस्कृति, उसकी शासन प्रणाली उन सभी का संचालन पंचायती राज करती थी। पंचायती राज जो कि 5 व्यक्तियों के द्वारा संचालित की जाती थी। तो इस प्रकार से यह आवश्यक हो गया जब आधुनिक और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम भारत में लाया गया आज़ादी के बाद, तो यह भी भारत के लिए आवश्यक हो गया और भारत की सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि ग्रामीण सभ्यता और गाँवों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब वो सांस्कृतिक रूप से इतने सुंदर हैं, भौगोलिक रूप से इतने सुंदर हैं, तो क्यों ना उनको प्रशासनिक रूप से भी सुंदरता प्रदान की जाए। इस पर चर्चा करते हुए, इस पर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने एक कमिटी का गठन किया जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। इसने अपनी रिपोर्ट 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंप देती है। 57 में ही सौंप देती है, 58 में तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपनी जो सिफारिशें की थी उसको स्वीकार कर लेती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट सौंप दी जाती है, रिपोर्ट सौंपी जाती है। कब? 1957 में। कब? तो आप इसे ध्यान रखें 1957 और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद इस जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है और 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें राष्ट्रीय विकास परिषद स्वीकार कर लेती है, मंजूरी दे देती है। मान लेती है। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में यानी 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में इस ग्राम सभा में इसको बगधरी नाम की ग्राम सभा है, बगधरी नाम की ग्राम सभा में वे उद्घाटन करते हैं और इस व्यवस्था को तब से लागू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बलवंत राय मेहता की समिति, इसके बाद भी और कई समितियां बनती हैं जहां पर अशोक मेहता हैं, पीवी राव की समिति बनती है। इस प्रकार से कई समितियां बनी जिन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना प्रयास किया। तो सबसे पहले आपने जो जाना वो क्या जाना कि पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि शक्ति का विभाजन करना। शासन की जो शक्ति है उसको शासन की प्राथमिक इकाई तक पहुंचाना, यह होता है पंचायती राज, जिनको 3 स्तर पे बांटा गया है। तो सबसे पहले मोटा-मोटी आपने ये जाना, क्या जाना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 को राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंप दी और 1958 को बलवंत राय मेहता की जो सिफारिशें की गई थी उस रिपोर्ट में, उसको राष्ट्रीय विकास परिषद ने मान्यता दे दिया। उसके बाद जो आप देखते हैं वो क्या देखते हैं कि
2 अक्टूबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि गांधी जी ग्रामीण सभ्यता, संस्कृति और पंचायती राज के पक्षधर थे, तो उनके एनिवर्सरी के दिन, यानी कि कह लीजिए आप गिफ्ट देने के लिए गांधी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्यक्रम को लागू किया। तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में, नागौर जिले के बगधरी गांव से पंचायती इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। इसका उद्घाटन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं करते हैं। लागू किया जाता है। अब पंचायती राज को आपने जान लिया कि इसकी शुरुआत भारत में किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले ये आपने जाना। अब पंचायती राज व्यवस्था कार्य किस प्रकार से करती है? तो पंचायती राज व्यवस्था कार्य करने के लिए से पहले आप जानिए कि इसके प्रकार कितने हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रकार हैं, या अपने 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला कार्य करती है ग्राम स्तर पर, उससे थोड़ा-सा ऊपर बढ़िए तो दूसरा काम करती है ब्लॉक स्तर पर, थोड़ा-सा और ऊपर बढ़िए तो इसका तीसरा कार्य जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी जिला स्तर पर। तो इस प्रकार जो पंचायती राज है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था के अधीन चलती है। पंचायती राज, इसको 3 व्यवस्था में बांटा गया है, 3 त्रिकोण, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ये इस प्रकार से 3 स्वरूप में कार्य करती है। अब ग्राम सभा, पंचायती राज का जो संबंध है वो ग्राम सभा। तो ग्राम सभाएँ क्या होती हैं? आपने देखा होगा, आप जानते भी हैं, भारत की आज भी मैक्सिमम जो आबादी है वह गाँव से ही संबंध रखती है। भले ही आप शहरों में अब आकर के बस गए हों और कितने भी महल क्यों ना खड़े कर लिए हों, लेकिन आज भी आपका संबंध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से गाँव के साथ रहा है, बना हुआ है। तो आप देखते हैं कि 2 घर के गाँव एक हो गए, 4 घर के गाँव, 10 घर के, 50 घर के, 100 घर के। तो इस प्रकार से कई गाँवों को मिला करके एक ग्राम सभा का निर्माण होता है। तो जब कई ग्राम सभाएँ बनती हैं और फिर कई ग्राम सभाएँ मिल करके एक पंचायत समिति का निर्माण करती हैं। पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक स्तर पर होती है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है। इसके अधीन कई ग्राम सभाएँ आती हैं। और फिर जब हम इससे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वह जिला स्तर की, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं, इसको पंचायत समिति कहते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, बहुत सारे गाँवों की सभाएँ। और जो जिला स्तर पर यानी बहुत सारे पंचायती, बहुत सारे जो जिला परिषद होते हैं उनको जिला परिषद कहते हैं, जो ब्लॉक स्तर से ऊपर उठ करके जिला स्तर पर कार्य करती हैं। अब इनका कार्य क्या होता है जो जिला स्तर पर होते हैं? इनका कार्य होता है कि भारत कि गाँव की शासन प्रणाली, वहाँ की सुविधाएँ, जैसे सड़कों का विकास करना, नालियों का विकास करना, विद्यालय की व्यवस्था की देख-रेख करना, इसके साथ-साथ गाँव वासियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, खाद्यान्न की व्यवस्था करना, इन सभी प्लानों का निर्माण करता है जिला स्तर पर। जिला स्तर से चल कर के ये आता है ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है ग्रामीण स्तर पर। अब जो गाँव के जो प्रधान होते हैं, ग्रामीण गाँव के जो प्रधान जिनको हम मुखिया कहते हैं, इनका कार्य होता है अब उस गाँव की व्यवस्था को देखना। तो एक प्रकार से आप देखेंगे गाँव का जो रिपोर्टिंग
हेड होता है वो ब्लॉक होता है, ब्लॉक का जो रिपोर्टिंग हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट से ये जाता है राज्य, और राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो कार्य करती है। इससे भी आगे जब हम और अधिक देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था कार्य कर रही है। इससे अधिक और हम अधिक चर्चा करेंगे, जब हम पर्टिकुलर पंचायती राज पर ही चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये छोटा-सा ब्रीफ एक समरी है पंचायती राज की आपके सामने। तो पंचायती राज में जो भी अभी तक आपने समझा, इसमें और अपनी तरफ से आप क्या ऐड करना चाहेंगे? इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस सिस्टम में और अधिक अपनी तरफ से क्या जोड़ना चाहेंगे, या आपके ऐसे क्या सुझाव हैं जो पंचायती राज को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। मेरा अनुरोध है अपने सभी व्यूअर्स से, जो हर क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे वीडियोस को देखते हैं, मैं उन सभी अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर्स से अनुरोध करता हूँ, या जो भी हमारे यूपीएससी अभ्यर्थी हैं, जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, वे अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। आप देखते होंगे ना कि गाँव के जो प्रधान लोग खा जाते हैं पैसा, देखा होगा। प्रधान लोग पैसा खा जाते हैं, ब्लॉक पे जो एडीओ बीडीओ होता है वो खा जाता है, जिला स्तर पे तो कलेक्टर साहब ही खा जाते हैं, या कलेक्टर साहब के बाद के जो बचे हुए अधिकारी हैं वही खा जाते हैं। अब आईएएस की तैयारी आप कर रहे हैं, संभवतः आपके मन में भी कुछ ऐसे ख़्याल चल रहे हों, अगर चल रहे हों तो ऐसा मत रखिएगा। आप एक ईमानदार अफ़सर बन कर के अपने गाँव, अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने राष्ट्र की सेवा कीजिए, जिसके लिए आप वहाँ पहुँचने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने यह जाना कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय बनाई गई है। अब आप ये ध्यान रखिएगा